के ये विरांगी घोड़ी जनी थन गने। अरे बताओ साहब। સુંદર પેન્ટિંગ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને અર્પણ થઈ રહ્યું છે. તાળીઓના ગડગડાટથી મિત્રો આપણે વધાવી લઈશું. ઈસનપુર વોર્ડ પણ ત્યાં તાત્કાલિક ચેક કરાવી લે. हे मारा काठियावाड़ में कोक दीज रे, हे मारा काठियावाड़ में कोक दी। ये सौराष्ट्र का गुरूर है, गुरूर खूबसूरती का, गुरूर मेहमान नवाजी का, गुरूर इतिहास का। यहाँ सोना सबसे खरा है, यहाँ जंगल का राजा ज्यादा ही रौब में चलता है, यहाँ रंग कुछ ज्यादा ही रंगीले हैं और जोश हद से अधिक जोशीला। सौराष्ट्र पुराने रजवाड़ों का एक झुरमुट है और यहाँ की राजनीति भी राजसी है। ये सड़क सीधे गांधीनगर की तरफ जाती है और अगर आप दूसरी तरफ से जाएं तो आप पहुंचेंगे सौराष्ट्र के इलाके में। पर गांधीनगर की गद्दी तब तक आरामदायक नहीं हो सकती जब तक सौराष्ट्र का सफर न तय किया जाए। 7 संपन्न जिलों से सजा सौराष्ट्र इलाका गुजरात से कई मायनों में भिन्न है। 2002 के दंगों में भी ये इलाका शांतिपूर्ण ही रहा था। यहाँ मुद्दे सांप्रदायिक नहीं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, आम जनजीवन से जुड़े हैं। गुजरात की 182 में से 54 सीटें सौराष्ट्र के इलाके में ही हैं। अगर इस इलाके में कोई भारी उठापटक हुई तो गद्दी डावाडोल हो सकती है। हर राजनीतिक पार्टी को इसका एहसास है, तभी तो सोनिया गांधी ने भी गुजरात में बिगुल फूंकने की सोची तो शुरुआत राजकोट से की। सौराष्ट्र जिसका नाम हमेशा के लिए महात्मा गांधी जी के यादों से जुड़ा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि राजनीतिक विश्लेषक इस दफा पूरे गुजरात में सौराष्ट्र को ही मोदी की कमजोर कड़ी मान रहे हैं। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यानी सौराष्ट्र के सबसे रौबीले नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं और परिवर्तन का नारा लिए गुजरात परिवर्तन पार्टी खड़ी कर चुके हैं। गुजरात परिवर्तन पार्टी नहीं होने के वजह से वो सभी जगह पर कोने कोने पर है, लोग जानते हैं, उसको वोट देने के लिए तलपापड़ है, उत्सुक। केशुभाई की सौराष्ट्र इलाके में जहां पकड़ रही है वहीं वो संगठन के भी माहिर रहे हैं। सौराष्ट्र समूचे गुजरात में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या यहीं पर है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कोई परेशानी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह रही है पटेल वोट। केशुभाई पटेल अब पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या वो वोट अपने साथ लिए जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये इन चुनावों में अहम सवाल होगा। शंकर सिंह वाघेला उस वक्त बीजेपी में वर्टिकल स्प्लिट था, उनके साथ 46 एमएलए चले गए थे, 6 सांसद थे, पूरी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी और स्प्लिट हुआ था और उन्होंने राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेपी बनाई थी। उनका सिर्फ 4 आदमी चुनकर आए चुनाव में, तो केशुभाई के साथ तो हमारे कोई आदमी गए नहीं है। हमारे बूथ लेवल से स्टेट लेवल तक पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। इन बातों में अगर अति आत्मविश्वास झलकता है तो थोड़ा सा सच भी। 2001 में जब केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मोदी कुर्सी पर काबिज हुए थे, तब भी दबे छुपे विश्वासघात का कार्ड खेला गया था। असर सीटों में नहीं दिखा। फिर 2007 में केशुभाई ने पटेल वोटरों से अपील की कि वो मोदी को न जिताएं। नतीजा बिल्कुल उलट दिखा। पर 2009 लोकसभा चुनावों में राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ऐसी ही अपील रंग लाई और पार्टी 20 साल में पहली बार ये सीट गंवा बैठी। बीजेपी के लिए केशुभाई ने ईंट दर ईंट गुजरात में पटेल वोट बैंक का निर्माण किया था। यहां आकलन की मुश्किल यह है कि गुजरात में जातिगत वोट अधिकतर विभाजित ही रहते हैं। पारंपरिक तौर पर कई पटेल कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं। ऐसे में केशुभाई किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे ये स्पष्ट नहीं है। अभी तक जहां तक केशुभाई की बात है, जब तक कैंडिडेट की जाहिरात नहीं होगी जाएगी
तब तक तो 100% बीजेपी का वोट ही, क्योंकि केशुभाई के साथ आज जो भी लोग गए हुए हैं वो बीजेपी के हैं। अभी तक कांग्रेस का एक भी कार्यकारी, एक भी आगेवान केशुभाई के संपर्क में नहीं गया हुआ है। मोदी की तलखी और घमंड की दुहाई देकर पिछले एक दशक में कई कद्दावर बागी हुए हैं, लेकिन गुजरात ने मोदी को कमजोर नहीं होने दिया है। उनकी ताकत तो इस कदर बढ़ी है कि वो दिल्ली तक का दावा ठोक रहे हैं। हमारा कांग्रेस एक नेता निवेदन कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कोई तुलना न થઈ શકે। तो राष्ट्रीय नेता है, मोदी तो खाली गुजरात ना नेता है। હું એમનું આજે નિવેદન છે એનો 50% ભાગનો સ્વીકાર કરું છું। એમને લાગતો છે કે આમ કહીએ મોદીને ગાળ દે છે, અરે મને ગર્વની વાત છે કે હું ગુજરાતનો છું, ગુજરાત માટે છું, 6 કરોડ ગુજરાતીઓને સમર્પિત છું। यही वजह है कि केशुभाई से लेकर कांग्रेस तक उस मुद्दे पर चोट कर रहे हैं जो लोगों से सीधा जुड़ा है। कुदरत ने सौराष्ट्र को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। अगर नहीं दिया है तो पानी का एक ऐसा स्रोत जो 12 महीने लोगों की प्यास भी बुझा सके और फसलों की भी। ये इलाका पूरी तरह बारिश के पानी पर निर्भर है। मोदी के 11 साल के कार्यकाल में पहली बार गुजरात में इस साल सूखे जैसी स्थिति बनी। मॉनसून देर से आया जरूर, पर दुरुस्त नहीं आया, और जब तक आया तब तक लगभग 48 किसानों ने अपनी जान दे दी थी। इनमें से अधिकतर सौराष्ट्र के किसान थे। हालांकि आरोप ये भी लगाए गए कि मोदी सरकार ने ज्यादातर मौतों को किसानों की आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया, नहीं तो यह आंकड़ा और ज्यादा होता। बहरहाल आंकड़ों में लिपटे दर्द का एहसास तो उन लोगों को है जिन्होंने अपनों को खो दिया। आसमान से बादल क्या बिछड़े, 25 साल के विक्रम का हौसला ही बिछुड़ गया। कर्ज का बोझ ऐसा कि अपने खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर विक्रम ने जान दे दी। उसमें ध्यान लिया था खेत पे, ध्यान तो पास निष्फल गया, वो किसी की बदलना पड़ेगा। पिता को लकवा मार गया और 15 जनों के परिवार को पालने के लिए छोटा भाई संघर्ष कर रहा है। राज्य सरकार आत्महत्या को किसान आत्महत्या कहने से परहेज करती रही, पर कांग्रेस ने झट लाख लाख रुपए का चेक हर पीड़ित परिवार को थमा दिया। नहीं, राजनेता में तो कांग्रेस पार्टी के विठल भाई रादड़िया और शंकर सिंह वाघेला जो है वो सब लोग आए थे और 1 लाख रुपए की सहानुभूति के चेक दे के गए थे, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि मैंने तो मेरा भाई खोया है। खैर, परिवार को चोट मुआवजे की कमी से नहीं पहुंची, वो तो आहत हैं कि किसी ने उनकी टोह तक नहीं ली। वो सहानुभूति के दौर पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और यहाँ पे राज्य सरकार है सत्ता पे जो बीजेपी, उन लोगों को न तो सहानुभूति तो दूर की बात है, उल्टा उसने हम पे आक्षेप ऐसे लगाया कि ये जो फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं वो अपने मतलब डेस्टिनी से कर रहे हैं, अपने नसीब से कर रहे हैं, उसमें सरकार या फिर प्रशासन कोई जिम्मेदार नहीं है। ये दास्तां भले ही एक परिवार की है, पर यह किस्सा पुराना है, ये दर्द पुराना है, और ये दर्द बेहद गहरा है। और राजनेताओं को ये समझने की जरूरत है कि दर्द कब गुस्सा बन जाए पता नहीं चलता। सौराष्ट्र इलाके की इस समस्या से सब वाकिफ हैं, पर अब तक सारी कोशिशें बस कागजों पर सिमटी रही। अब मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि सत्ता में लौटते ही घर घर में पानी होगा। एक्चुअली पानी की जो समस्या की आपने बात की, तो कांग्रेस ने 45 साल यहां शासन किया। तब जो स्थिति थी कि पूरा सौराष्ट्र टैंकर पे चलता था। 2004 से, इस आज हम राजकोट में बैठे हैं, तो राजकोट में कांग्रेस के वक्त जो गवर्नमेंट थी तभी 28 डैम में से हजारों टैंकरों में से हम पानी लाकर यहां डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन उस बाद 2004 में हमने नर्मदा का पाइपलाइन यहां लाया। आज भी हम नर्मदा का पानी यहां पी रहे हैं। 2004 से 2012 हुआ, और भी नई नई केनालें आ रही है, तो अब बेटर स्थिति बन गई है।
बहरहाल पानी एक ऐसा मसला है जिसे सौराष्ट्र के ज्यादातर लोग अपनी तकदीर से जोड़ते हैं। इस दफा क्या पानी पर खेली आंसुओं की राजनीति वोटों की बरसात करेगी, देखना होगा। केशुभाई और किसानों की समस्या का काट क्या इलाके का औद्योगिक विकास हो सकता है, या फिर चुनावी मुद्दों में लिपटी सिमटी नौकरियां और रोजगार कोई और आईना दिखाएंगी? बस इस ब्रेक के बाद। सड़कों से लेकर उद्योग तक गुजरात का विकास नजर तो आता है, पर विरोधी इसे आंखों का धोखा कहते हैं। मोदी सरकार को अपने ढांचे पर भरोसा है, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और विरोधी इसे छलावा साबित करने की जुगत में है। दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में राजकोट ने अपना नाम दर्ज कराया। इसमें कोई शक नहीं कि राजकोट ने विकास देखा है, पर साथ ही देखे हैं कुछ अधूरे वादे। 0%। नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं विकास की, वो विकास हुआ ही नहीं है। आज ये कह रहे थे, वो दूसरे राज्यों में जाके कह रहे कि हमारे किसान जो है वो हर साल मारुति लेते। कहां लेते? अगर उस किसान के पास मारुति लेने का पैसा होता तो एक साल में कोई किसान सुसाइड या आत्महत्या नहीं करता। दिल्ली का यूपीए कांग्रेस का शासन और गुजरात में बीजेपी का शासन, दोनों की कंपैरिजन जिस तरीके से लोगों में जा रही है, तो हर रोज दिल्ली में नया कौभांड होता है। भ्रष्टाचार, महंगाई में कांग्रेस की सरकार फंसी हुई है, और यहां विकास आम आदमी तक पहुंचा है। इसलिए ये दो बातें हमारे लिए काफी है। हकीकत और फसाने का फासला कभी कभी बयानों में उलझ जाता है। कहने को विकास आंकड़ों के आईने में दिखता है, पर चुनावी बादलों में तस्वीर कभी कभी साफ नजर नहीं आती। गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर राजकोट भारी और लघु उद्योग से सजा है। वर्ल्ड बैंक से मिली मदद ने शहर की सूरत और बदली। पारंपरिक तौर पर सोना और मौजूदा दौर में ऑटो पार्ट्स और रियल एस्टेट का बढ़ता दायरा शहर का रसूख और बढ़ा रहा है। जामनगर भी पीछे नहीं। कभी पीतल नगरी कहलाने वाला शहर अब तेल नगरी के नाम से मशहूर है। इसके बावजूद शहर में छोटे बड़े पीतल के हजारों कारखाने हैं। कहने को ऑयल रिफाइनरी आने के बाद इस शहर की पहचान बदली, पर अभी भी इस शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए रोजगार का जरिया यही उद्योग है। हाल के दिनों में कई इंडस्ट्रीज को बंद होने पे मजबूर होना पड़ा, लेकिन लोग जो है वो इसके लिए राज्य सरकार की नीतियों को नहीं, बल्कि केंद्रीय नीतियां और आर्थिक मंदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। पिछले 6-7 महीनों में तकरीबन 200 छोटी कंपनियों को ताला लग गया। विपक्षी दल कहते हैं ये सरकार की नीतियों का खामियाजा है, पर उद्योग से जुड़े लोग ऐसा नहीं कहते। नहीं, राज्य सरकार से कोई शिकायत नहीं है। केंद्र से भी हम शिकायत तो नहीं कर सकते, डॉलर का है। अब वो डॉलर के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर ही नियंत्रण, या आरबीआई उसमें कुछ कर सके और डॉलर अपने एक फर्स्ट परफॉर्मेंस कर सके, तो हम लोगों को यहाँ पे उस चीज में बराबर सपोर्ट कर सके। हालांकि मोदी विरोधी कहते हैं कि सौराष्ट्र इलाके में उद्योग की परेशानियां इस बार सरकार की पेशानी पर बल डालेंगी। सौराष्ट्र के सफर में ताज्जुब की बात ये रही कि समस्या में उलझे लोगों ने भी राज्य सरकार की खुली मुखालफत नहीं की। जाने ये किसी खौफ की वजह से था या संतोष के कारण। खैर, ब्रेक के बाद गिर के जंगलों में चलेंगे, जहां डर का रूप इंसानी नहीं है। कांग्रेस को अगर मोदी की हार का भरोसा है, तो किसानों और केशुभाई के साथ साथ वो मालधारियों के असंतोष पर भी दांव लगा रहे हैं। गिर के बियाबान में जंगल के राजा के साथ मालधारियों के भी कई गांव बसे हैं। इस वक्त हम गिर के जंगलों में मौजूद हैं
और गिर के जंगलों के बीचों बीच मालधारियों के एक गांव में हम मौजूद हैं, क्योंकि ये जो मालधारी हैं वो जंगलों के भीतर ही रहना पसंद करते हैं। 54 ऐसे ट्राइबल नेस्ट्स गिर के जंगलों के बीचों बीच मौजूद हैं और चुनावों के लिहाज से इनकी अहमियत देखिए कि जब चुनाव आते हैं तो इलेक्टोरल बूथ जो हैं उन्हें यहीं पर लाया जाता है, यानी बीच जंगल में। जो मालधारी शहर की ओर निकल गए वो तो वोट की अलग राजनीति में उलझ गए, पर बाकी जातिगत आधार पर एक मत है। हाँ, इतना जरूर है कि हमेशा से जंगलों में बसने के बावजूद उनकी राय सटीक भी है और तटस्थ भी। नहीं, हमारा कहीं तकलीफ नहीं। પછી તમને રહેવાનું આમ મજા આવે આમ જંગલની અંદર? બહુ મજા આવે અમે। પછી કે તમને નુકસાન કઈ થાય? नहीं, कहीं नुकसान न થાય। અહીંયા 4-5 પેઢી हो गई जंगल में जंगल में शांति છે। અહીંયા બીજે કોઈ ટેન્શન નથી, जंगल में सारू છે। खैर, मुद्दे और मसले आम आदमी की दरकार है। राजनेता तो दावों और वादों की दुनिया बसाते हैं और चुनावी फिजा में कभी कभी ये दावे दलदली बयानों की शक्ल में नजर आते हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष मोडवाडिया ने हाल ही में मोदी को बंदर कह डाला तो सबने भर्त्सना की, बवाल भी खूब मचा। मोदी के प्रशंसक तो उन्हें शेर मानते हैं, गुजरात का शेर। ये एशियाटिक लायन है, गुजरात की शान कहा जाता है इसे। कई दफा कोशिश भी की गई कि कहीं बाहर रिलोकेट किया जा सके, बाहर के राज्यों ने मांग की, पर गुजरात इसे अपनी शान मानता है। शायद उसी तरीके से जिस तरह से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का शेर कहा जाता है। पर यहां पर एक फर्क है। एक तरफ एक ऐसे शेर की हम बात कर रहे हैं जिसकी सीमाओं पर पाबंदी है, जंगल के राजा की सीमाओं पर पाबंदी है, पर अगर गुजरात का राजा दोबारा नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उनकी सीमाएं बढ़ेंगी। इतिहास गवाह रहा है कि सौराष्ट्र बहुत ज्यादा चौंकाता नहीं, निष्कर्ष से पूर्व संकेत जरूर देता है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि कई दफा संकेतों की सुगबुगाहट में असलियत की आहट खामोश हो जाती है। तलवार ये विरांगी घोड़ी जनी थन गने